अमीर और गरीब बहू की राखी। गरिमा मेरी प्यारी बहन, मेरे पास तुझे इस रक्षाबंधन में देने के लिए इन चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुझे आज तक वो सभी खुशियां नहीं दे पाया जो एक भाई अपनी बहन को देता है। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने आज तक मुझे कभी भी माँ बापू की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे हमेशा माँ और बापू दोनों का ही प्यार दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? गरिमा और अनुपम के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके चलते अनुपम ने भाई के साथ साथ माँ बाप का भी फर्ज निभाया और अपनी छोटी बहन गरिमा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। गरिमा के लिए उसके भाई अनुपम से बढ़कर और कोई भी चीज नहीं थी। सच में इन दोनों भाई बहन का रिश्ता बेहद ही प्यारा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर रिश्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, और ऐसा ही कुछ अंजना और पूरब के साथ था। बाय मॉम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए जा रही हूँ। शाम को आने में लेट हो जाऊंगी, तो आप लोग मेरा वेट मत करना। अंजना, 1 मिनट रुक। तू जानती है ना, आज रक्षाबंधन है और इस दिन भी तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। आज तो तुझे अपने भाई के साथ होना चाहिए। कब से तेरा भाई तुझे राखी बंधवाने का इंतजार कर रहा है और तू है कि बिना राखी बांधे जा रही है। मॉम, आप जानती हो ना, मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बस टाइम पास करने की चीज है जो पुराने जमाने में लोगों ने अपने लिए बनाए थे। अंजना, तू जानती भी है तू क्या बोले जा रही है। हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है और तू इसी त्योहार के बारे में ऐसी बकवास बातें कर रही है। माँ, मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस रियलिटी आपके सामने बोल रही हूँ। अब मुझे प्लीज जाने दो, मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। अंजना जैसे ही जाने लगती है वैसे ही अंजना का भाई पूरब आ जाता है। अंजना, तुम मुझे बिना राखी बांधे कहाँ जा रही हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए रक्षाबंधन पर क्या लेकर आया था। iPhone 14 Pro Max। तुम्हें ये कब से चाहिए था ना? थैंक यू भाई, लेकिन मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। एक धागा बांधना भी क्या कोई त्योहार हो सकता है? ये सारे बकवास बातें हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जा रही हूँ, सो आप भी अपने फ्रेंड के साथ जाइए और एंजॉय करिए। अंजना, हम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन साल में एक दिन तो मिलता है जिस दिन हम दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ रह सके। लेकिन इस दिन भी तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। अरे कम से कम आज के दिन तो मुझे राखी बांध कर मेरे साथ रहो। ओह गॉड, मैं कैसे घर में फंस गई। जबरदस्ती करने की भी हद होती है। समझो प्लीज, हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर अंजना पूरब के हाथ से आईफोन ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। पूरब को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजना एक बड़े ही अमीर घर से होती है। अमीरी के घमंड में अंजना इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसके लिए किसी भी रिश्ते का कोई मोल नहीं था। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अंजना और गरिमा की एक ही घर में शादी हो जाती है। आप रो क्यों रहे हैं भैया? आपकी बहन का आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा मैंने गरिमा से प्यार किया है। मैं इसे कभी भी किसी बात की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मैंने फूलों की तरह इसे पाला पोसा है। अगर इससे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे बोल देना, लेकिन इसे मत डांटना। फिक्र मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया है और मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर विराज गरिमा को ले जाता है। अपनी बहन को पराये घर जाता देखकर अनुपम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि अब उसकी बहन की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रहेंगी, कोई दुख नहीं रहेगा। शादी के बाद गरिमा अपनी शादीशुदा जिंदगी को सारी जिम्मेदारियों के साथ निभाती है और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। गरिमा का रंग काफी ज्यादा काला होता है, लेकिन गरिमा और अंजना की सास कविता अपनी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती है। गरिमा, अंजना बहू, तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ, हमें शॉपिंग करने के लिए जाना है। शॉपिंग करने के लिए? लेकिन क्यों माँ जी? लगता है तुम दोनों भूल गई हो। तुम्हें याद नहीं कि 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन है। तुम दोनों को शॉपिंग नहीं करनी अपने भाइयों के लिए? अभी तो रक्षाबंधन की बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है माँ जी। अंजना बहू, तू क्या देख रही है? जा, तू भी जाकर तैयार हो जा। माँ जी, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ राखी की शॉपिंग करने के लिए। मुझे रक्षाबंधन जैसे त्योहार में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप लोग ही जाए शॉपिंग करने के लिए। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये तो सबसे पवित्र त्योहार होता है और तू इस त्योहार की बेइज्जती कर रही है। हाँ अंजना, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम तो चुप ही रहो, काली कलूटी जैसी शक्ल की। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? कोयले से भी ज्यादा काली हो। ऐसे शक्ल लेकर तू मेरे सामने कैसे बात कर सकती है? अंजना, ये तू कैसी बातें कर रही है?
जैसे तू इस घर की बहू है वैसे ही गरिमा भी इस घर की बहू है। अगर मैं तुम दोनों के रंग को लेकर भेदभाव नहीं करती तो तू क्यों कर रही है? आपका भाषण सुनने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोगों को जाना है आप जाइए, लेकिन मुझे इन चीजों में मत घसीटिए। इतना घमंड मत कर बहू, एक दिन तेरा ये घमंड तुझे ले डूबेगा। अंजना अपनी सास कविता की बातों को नजरअंदाज करके अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। रक्षाबंधन पर अंजना और गरिमा के भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए उनके ससुराल आते हैं। गरिमा बड़ी खुशी के साथ अपने भाई को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन वहीं बेचारा विराज अपनी बहन का इंतजार करता रहता है, लेकिन अंजना नहीं आती। काफी देर इंतजार करने के बाद अंजना आ जाती है और अपने भाई विराज को देखते ही बोलती है, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे इन त्योहार में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे ससुराल आ गए मुझसे राखी बंधवाने के लिए। आपको एक बार में समझ नहीं आता? अंजना तुम मेरी बहन हो। मैं तो इसी आस में आया था कि शायद शादी के बाद तुम पहले की तरह नहीं हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हो अब भी। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। जिसके बाद अंजना अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी अचानक सीढ़ी पर जाते हुए अंजना की साड़ी का पल्लू उसके पैर के नीचे आ जाता है, जिससे अंजना फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अंजना का सर फट जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसे देखकर विराज जल्दी से अंजना को हॉस्पिटल लेकर जाता है। देखिए, सीढ़ियों से गिरने की वजह से काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है और फिलहाल इनका ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो आप लोग इन्हें ब्लड देकर इनकी जान बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंजना मेरी बहन है, हम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा ब्लड उसे डोनेट कर दीजिए। विराज के कहने पर डॉक्टर जल्दी से विराज का ब्लड निकाल कर अंजना की बॉडी में ट्रांसफर करता है, जिसके कुछ घंटे बाद अंजना की तबीयत में सुधार आ जाता है और वो होश में आ जाती है। अंजना को जब इन बातों का पता चलता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा भाई बहन के रिश्ते का अपमान किया, लेकिन आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। अगर आप चाहते तो मुझ जैसी बहन को कभी अपना खून नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेरी जान बचाई। गरिमा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मेरी बहन, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफी है मेरे लिए। विराज अपनी बहन अंजना को माफ कर देता है, जिसके बाद अंजना हॉस्पिटल में ही अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। माँ, बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, कुछ खाने को दो ना, हम सूखी रोटी भी खा लेंगे। नहीं बच्चों, ऐसे मत बोलो, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आएंगे। कोयल अपने बच्चों से इतना बोल ही रही होती है कि तभी नशे की हालत में नरेश घर के अंदर घुसता है। नरेश के हाथ में शराब की बोतल होती है, जिसे देखकर कोयल कहती है, आज आप फिर शराब पीकर आ गए, आप क्यों इतनी शराब पीते हैं? अगर आप इतनी शराब पियेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तुझे क्या, तू होती कौन है मुझे शराब पीने से रोकने वाली? भूल मत, मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी, और पत्नी पति की पैर की जूती होती है। ये आप क्या बच्चों के सामने अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब मत बोलिए, उन पर इस चीज का क्या असर पड़ेगा? जो असर पड़े वो पड़ने दो, मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा मेरे लिए रोटी लेकर आ। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और आप रोटी लाने की बात कर रहे हैं। सारे कमाए हुए पैसों को तो आप अपनी इस शराब में उड़ा देते हैं, घर में राशन कहाँ से आएगा? तेरी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? इतना कहकर नरेश गुस्से में अपनी शराब की बोतल को नीचे फेंक देता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और उसके कांच के टुकड़े कोयल के पैरों में लग जाते हैं, जिस वजह से कोयल दर्द से कर्रा रही होती है। लेकिन नरेश को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाकर घर में रखे हुए एक डंडे से अपनी पत्नी कोयल को मारना शुरू कर देता है। कोयल दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन नरेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद नरेश वहाँ से चला जाता है। अब मत रो माँ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें भूख नहीं लग रही। हाँ माँ, हमें भूख नहीं है, आज के बाद हम कभी भी आपसे खाना नहीं मांगेंगे। ज्योति, नंदिनी, काजल और राजू, चलो अब तुम चारों सो जाओ।
मुझे माफ कर देना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो अपने इस 2 साल की मुन्नी को भी खाली पेट की वजह से दूध नहीं पिला पा रही हूँ। इसका रोना भी मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप रोना बंद करो माँ, मुझे भगवान पर विश्वास है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कोयल अपने बच्चों को गले से लगाकर रोने लगती है। कोयल अपनी 5 बेटियों ज्योति, अंजलि, काजल, नंदनी और सबसे छोटी गोद की बेटी मुन्नी और एक बेटी राजू के साथ रहती थी। कोयल का पति नरेश एक नंबर का शराबी आदमी था जो रोज शराब पीकर कोयल को मारा करता था। नरेश अपने सारे पैसे शराब पीने में ही उड़ा दिया करता था, जिसके चलते कई दिनों तक कोयल और उसके बच्चों को भूखा रहना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन नरेश की शराब पीने की आदत नहीं छूटी और ज्यादा शराब पीने से नरेश की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। ये पहले से ही कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन कम से कम इनका आसरा तो था, लेकिन अब ये हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं कहती थी ना आपसे, आप शराब पीना छोड़ दीजिए। इस शराब ने मेरी सारी खुशियां उजाड़ दी। नरेश को गए हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। पहले से ही घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन नरेश के जाने के बाद घर के हालात और बिगड़ जाते हैं। अरे आप यहाँ? ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा। तुम लोगों पर पहले से ही 6 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। अब तुम्हारा शराबी पति भी मर गया। तुम लोग ये घर 2 दिन के अंदर खाली कर दो, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। ऐसा ना करिए, भगवान के लिए हमें इस घर से मत निकालिए। मैं अपने मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। मैं आपके पैसे जल्द ही दे दूंगी। कैसे दोगी मेरे पैसे? तुम्हारा शराबी पति तो मर गया, अब तुम अपने बच्चों को संभालो या मेरे पैसे दोगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरा घर खाली कर दो। कोयल मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन मकान मालिक को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। के बाद कोयल अपने बच्चों को लेकर किराए का घर खाली करके वहाँ से चली जाती है। कोयल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, इसीलिए कोयल अपने गाँव के पास वाले जंगल में जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी? जंगल में इस तरह खुले में रहना मेरे और मेरे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तो इन पेड़ और घास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोयल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कोयल की बड़ी बेटी अंजलि कोयल से कहती है, माँ, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम इन घासों से ही अपना घर बनाएं। मेरे स्कूल की मैडम ने घास के घर बनाने के बारे में हम लोगों को बताया था। घास का घर अंदर से काफी ठंडा रहता है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। लेकिन अंजलि बेटा, हमें नहीं पता कि घास का घर कैसे बनाया जाता है। आप फिक्र मत करो माँ, हमें बस घास इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर आप देखना हम लोग कैसे घास का घर बनाकर तैयार करते हैं। नंदनी, तुम यहाँ बैठ जाओ और मुन्नी को संभालो, और तुम सब मेरे साथ घास इकट्ठा करने में मदद करो। सभी बच्चे बहुत सारी घास को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में बहुत सारी घास इकट्ठा हो जाती है। अब अंजलि और कोयल मिलकर घास के घर बनाने लगते हैं और बाकी के बच्चे उनकी मदद करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोगों की मेहनत रंग लाती है। उन सब का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। हमारा नया घर कितना प्यारा है ना। अब हम सब अपने इस नए घर में रहेंगे। अंजलि बेटा, आज तुम्हारी ही तरकीब से हम लोगों को अपना घर मिल पाया है। मुझे गर्व है तुम पर। अब कोयल और उसके सभी बच्चे उस घास के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर का इंतजाम तो हो गया, लेकिन अब मुझे घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। लेकिन गुजारा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या काम करूं जिससे घर का गुजारा हो पाए? माँ, हम जंगल में रहते हैं, यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, तो क्यों ना आप इन पेड़ों की लकड़ियाँ ले जाकर बाहर बाजार में बेचना शुरू करें। यहाँ पर आसपास ज्यादा लकड़ियों की दुकान नहीं है, तो हमारा लकड़ी बेचने का काम अच्छे से चलेगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो अंजलि, मैं आज ही लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचती हूँ। जिसके बाद कोयल बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें ले जाकर बाजार में बेचती है, और एक ही दिन में कोयल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब कोयल अक्सर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। धीरे धीरे कोयल के घर की आर्थिक स्थिति अब ठीक होने लगती है, और देखते ही देखते वो लोग अपना एक खुद का घर ले लेते हैं, और साथ साथ
अपनी एक राशन की दुकान भी खोल लेते हैं, जिससे अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।